अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश में जारी होंगे। हमने लास्ट वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बनाई थी, जिस पर हमें रिक्वेस्ट की गई थी कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पर भी वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो उर्दू में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बना रहे हैं ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें और कुछ सीख सकें। तो सबसे पहले तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको ये बताना चाहिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो बेसिकली इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है या बोला जाता है तो उसमें डिफरेंट वर्ड्स को ग्रामर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। और ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और इस तरह के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्वॉल्व होते हैं। तो हर और सेंटेंस का हर वर्ड किसी न किसी ख़ास मकसद के लिए सेंटेंस का हिस्सा होता है और वो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो कुछ लोगों को ये समझने में मुश्किल होती है कि कौन सा लफ्ज़ इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है। तो इसकी सिंप्लिसिटी के लिए सेंटेंस के कुछ बेसिक पार्ट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसमें दो किस्म के अल्फाज होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर एक सेंटेंस लेते हैं, द मैन बिल्ड्स अ हाउस, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो किसी भी सेंटेंस में कोई भी ऐसा इंसान या कोई जगह या चीज़ जो कि सेंटेंस का एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, मतलब सेंटेंस में कुछ एक्शन हो जो वो कर रहा हो, द एक्शन ऑफ डूइंग, उसको कहते हैं प्रेडिकेट सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट और whom द सेंटेंस इज़ अबाउट। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में द मैन बिल्ड्स अ हाउस, इसमें मैन क्या कर रहा है, द मैन इज़ बिल्डिंग अ हाउस, मतलब आदमी जो है वो घर बना रहा है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मैन हुआ। सब्जेक्ट यूजुअली एक नाउन या प्रोनाउन होता है और वो वर्ब या ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड होता है थ्रू डिफरेंट वर्ड्स। तो इस सेंटेंस में द मैन एक्चुअली क्या है, सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है और इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग विद इन द सेंटेंस। जो स्टेट है सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट किस स्टेट में है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस सेंटेंस के उस पार्ट को कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ज़्यादातर वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था द मैन बिल्ड्स अ हाउस, उसमें द मैन सब्जेक्ट था और बाकी का सेंटेंस बिल्ड्स अ हाउस बेसिकली प्रेडिकेट था। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको एक्शन, जो सेंटेंस का एक्शन होता है वो उसको रिसीव हो रहा होता है। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ यूजुअली अ नाउन और अ प्रोनाउन। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था द मैन बिल्ड्स अ हाउस, इसमें हाउस बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैन जो है उसे बिल्ड कर रहा है, मैन सब्जेक्ट था और मैन उसे बिल्ड कर रहा है। तो हाउस बेसिकली क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स टू whom or for whom the action of sentence is being done. The indirect object is usually a noun or a pronoun. The man builds his family a house. अब इसमें इस सेंटेंस में बेसिकली मैन किसके लिए घर बना रहा है? अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली फैमिली। देन अगला है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट either renames or describes the subject and therefore is usually a noun, pronoun or adjective. Subject complements occur when there is a linking verb within the sentence. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट या वो सब्जेक्ट जो कि रिप्लेस या रीनेम कर रहा हो सब्जेक्ट को। जैसे ये सेंटेंस है द मैन इज़ अ गुड फादर। अब इसमें फादर एक ऐसा नाउन है जो कि एक्चुअल सब्जेक्ट जो हमारा था द मैन, उसको रिप्लेस कर रहा है, राइट, या उसको रीनेम कर रहा है। तो फादर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास द मैन सीम्स काइंड। इसमें काइंड क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब मैन किस तरह का है, मैन इज सीम्स काइंड। सीम्स और इज बेसिकली यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस की टाइप समझने से सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स।
हम बारी बारी इन 4 सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये सेंटेंस सबसे सिंपल होते हैं। इनमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, या फिर इसमें एडिशनली हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बट इट मे हैव। हाउएवर इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इस सिंपल सेंटेंसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो हमारे पास। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। शी रोट। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, शी रोट हमारे पास, लेकिन सेंटेंस का मतलब पूरा हो रहा है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू। इसमें शी सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम। ही सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। दे स्टडीड APA रूल्स फॉर मैनी आवर्स। ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास बेसिकली सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब हम समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अच्छा, इन सेंटेंसेस को समझने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को समझना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट के अलावा और कुछ ना हो। इसमें हमारे पास कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं करते। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के अलावा हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं, जिसमें हमारे पास एक क्लॉज डिपेंड कर रहा होता है दूसरे पे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। एग्जाम्पल है शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। अब इस सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक है शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, मतलब ये क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इस तरह है कि ये अपने मीनिंग के लिए किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, अपने आप में कंप्लीट है। एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, और इसमें एंड हमारे पास बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, देन ही अपडेटेड हिज रेफरेंस लिस्ट। अब इसमें भी हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देन की मदद से लिंक हुए हुए हैं। और ओवरऑल ये सेंटेंस हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही यूज़ होते हैं। और अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का नहीं पता तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कुछ नहीं, आप एक वर्ड याद, एक्रोनिम है, आप याद रख लें, फैन बॉयज़। ठीक है, इसमें फैन बॉयज़ का मतलब है F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से ऑट, Y से येट और S से सो। तो बेसिकली ये वाले वर्ड्स जहाँ भी यूज़ हो रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में यूज़ हो तो वहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। यूजिंग सम कंपाउंड सेंटेंसेज इन राइटिंग अलाउड फॉर मोर सेंटेंस वैरायटी। हम कंपाउंड सेंटेंसेस क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारे पास सेंटेंसेस की वैरायटी हो, क्योंकि हम हम अगर कोई बात करना चाह रहे हैं इंग्लिश में तो हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस ऑब्वियसली हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिला के सेंटेंस को लंबा करके हम डिफरेंट वैरायटी अपनी राइटिंग्स में लाते हैं। थर्ड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमने देख लिए थे, अब हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज होते क्या। Dependent clauses can refer to the subject, who, which, the sequence, time or the causal elements of the independent clause. Dependent clause basically independent clause पे depend कर रहा होता है, इसीलिए इसके नाम में dependent clause है। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी कि independent clause क्या होते हैं। If a sentence begins with a dependent clause, note the comma after the clause. If on the other hand the sentence begins with an independent clause, there are no commas. There is no comma separating the 2 clauses. तो ये बेसिकली उसको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का एक ट्रिक है कि अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है डिपेंडेंट क्लॉज से तो आपको क्लॉज के बाद एक कॉमा नज़र आएगा, और अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से उसके बाद आपको कोई कॉमा नज़र नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, हेयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स। अच्छा, अब ये एग्जांपल्स हैं। ऑल्दो शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन। अब इस सेंटेंस में हमारे पास कॉमा आ रहा है, इसका मतलब है जो हमारा पहला सेंटेंस है
ये हमारे पास क्या है, जैसे हमने यहाँ बात की, इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ डिपेंडेंट क्लॉज नोट द कॉमा आफ्टर दिस क्लॉज, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसको समझने की कोशिश करें कि ये डिपेंडेंट क्लॉज कैसे है। ऑल्दो शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, अब अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ें, ऑल्दो शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, तो ये आपको पूरा मतलब नहीं समझा आ रहा जब तक हम सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस को पढ़ते नहीं हैं। शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन, मतलब अगर उसने लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट कर लिया था लेकिन उसको अपने मेथड सेक्शन पर फिर भी काम करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है और वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, जो सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सेकंड पार्ट बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उस पर डिपेंड कर रहा है, वो है शी स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन। हमारे पास बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं। नोट द कॉमा इन दिस सेंटेंस बिकॉज इट बिगिंस विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। सेकंड एग्जांपल है, बिकॉज ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम इट वाज इजियर फॉर हिज रीडर्स टू फॉलो। इसमें भी सेम हमारे पास कॉमा आ रहा है, इसका मतलब पहला हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे नोटिस करें आपके पास ऑल्दो का यूज़ हुआ है कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमारे पास ज़्यादातर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ होते हैं। इसमें बिकॉज जो है वो यूज़ हुआ है। दे स्टडीड APA रूल्स फॉर मैनी आवर्स एज दे वर सो इंटरेस्टिंग। ये सेंटेंसेस भी हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास राइटिंग में वैरायटी आ सके। लास्ट सेंटेंस टाइप हमारे पास होते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अच्छा, जो हमने पीछे पढ़ा कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए जैसे नाम से पता चल रहा है तो हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन जाते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एटलीस्ट कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और 1 डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एग्जाम्पल्स है, शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू बट शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन इवन दो शी फिनिश्ड हर मेथड कोर्स लेटर सेमेस्टर। अब इस सेंटेंस में जो हमारे पास पहला क्लॉज है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू। अगर हम सिर्फ इसको पढ़ें तो हमें पता चल सकता है कि ये एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, हमें इससे पूरा मतलब समझ आ रहा है कि उसने अपना लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बट शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन, लेकिन उसको अभी भी अपने मेथड सेक्शन पर काम करने की ज़रूरत है। अब बट जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका मतलब है ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जो कि बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इवन दो शी फिनिश्ड हर मेथड कोर्स लास्ट सेमेस्टर, और ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑल्दो ही ऑर्गेनाइज्ड, इस तरह although he organized his courses by theme, he decided to arrange them chronologically and he carefully followed the meal plan for the organization. अब इसमें अगर हम पहले सेंटेंस को पढ़ें, although he organized his sources by theme, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। he decided to arrange them chronologically, उसने उसको अरेंज करने का फैसला किया। chronologically मतलब अल्फ़ाबेटिकली। and he carefully followed the meal plan for the organization, and एक coordinating conjunction है, इसका मतलब है ये हमारे पास दोनों independent clauses हैं। इस तरह हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल भी है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, using some complex compound sentences in writing for arouse more variety, pay close attention to the comma usage so that easily able to follow the intended meaning। इसमें भी आप कॉमा को देख के बता सकते हैं कि कौन सा इंडिपेंडेंट और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। आई होप आपको ये वीडियो से समझ आया हो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आसान अल्फाज में क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।